नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए हम देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नांदे हैं मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सर्विसेज से। साथ ही 2 और हमारे साथ मेहमान होंगे। डीएन पाठक साहब होंगे, ईडी हैं सोपा के, और साथ ही आरके जेनामणि साहब होंगे, वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं आईएमडी से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन यहां पर दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड में हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। 59,300 के ऊपर एमसीएक्स पर कारोबार हो रहा है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर सोना है $1965 के करीब। चांदी कल 1,000 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखी, लेकिन आज दायरे में है। 76,300 के ऊपर है दिसंबर का वायदा और 74,600 के आसपास सितंबर का चांदी का वायदा ट्रेड हो रहा है। क्रूड की बात करें तो खरीदारी बढ़ती जा रही है। यूएस में साइक्लोन से यहां पर सप्लाई की चिंता सताने लगी, उससे सपोर्ट मिल रहा है। $86 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव। साथ ही एपीआई के जो नंबर्स आए हैं क्रूड स्टॉक के पिछले हफ्ते के, वो भी काफी वहां पर कम हुए हैं, उसका भी यहां पर फायदा क्रूड को मिल रहा है। नेचुरल गैस 221 रुपए के ऊपर हल्की तेजी है। नाइमेक्स पर $2.5 के ऊपर। कॉपर 736 रुपए के आसपास हल्की तेजी है। चीन में लगातार जो कदम उठाया जा रहा है उससे लग रहा है कि वो फायदा होगा। हल्दी 14,000 के नीचे भी इंट्राडे में चली गई थी। 2% के आसपास की गिरावट दिख रही है। कल 6% का लोअर सर्किट भी दिखा था। जीरा कल 3.5% से ज्यादा टूट गया था भाव, 53,000 के आसपास। आज 1% की गिरावट है, लेकिन धनिया में आज तेजी है। 1% से ज्यादा की मजबूती यहां पर दिख रही है। 7,000 रुपए के ऊपर धनिया का वायदा ट्रेड हो रहा है। ग्वारगम 12,900 रुपए के आसपास, 1.5% की तेजी ग्वारगम में। और ग्वारसीर 6,200 रुपए के ऊपर, 1% से ज्यादा की मजबूती यहां पर दिख रही है। चलिए मॉनसून की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने की जो बारिश है इससे चिंता काफी बढ़ गई है। देश भर में अगस्त में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। दक्षिण भारत में सबसे कम 62% डेफिसिट अगस्त के महीने में है। मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में सामान्य से 42% कम, उत्तर पश्चिम भारत में 34% कम बारिश हुई है। और पूर्वी और उत्तर पूर्वी ही एक ऐसे इलाके थे अगस्त के महीने में जहां पे सामान्य से थोड़ी ज्यादा बारिश हुई है। तो मानसून को लेकर चिंता यह है कि जो पूरे सीजन की जो डेफिसिट थी वो अब 9% बढ़कर हो गई है। जून में डेफिसिट थी, लेकिन जुलाई में काफी सरप्लस की स्थिति में हमने देखा, लेकिन अगस्त की जो डेफिसिट है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सितंबर में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। बात करेंगे, हमारे साथ आरके जेनामणि साहब होंगे फोन लाइन पर, आईएमडी के वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं। जेनामणि साहब, क्या लग, शायद फोन लाइन पे अभी नहीं है, उनसे आगे बात करेंगे। सोयाबीन की खबर भी आपको बता दें कि सोयाबीन को लेकर क्या चिंता ये उठ रही है कि वो बुआई के जो नंबर्स है वो तो काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन अभी फसल तैयार होने का वक्त होता है, तो वो सर्वे में क्या निकल कर आ रहा है। सोपा के ईडी डीएन पाठक साहब हमारे साथ मौजूद है। पाठक साहब, क्या स्थिति है फसलों को? अगस्त की बारिश ने तो काफ़ी निराश किया है देश को। देखिए, बारिश की अभी एकदम जरूरत है, क्योंकि पिछले 15-20 दिन से कहीं कहीं 3 हफ्ते से बारिश नहीं हुई है। तो फसल को जो पानी चाहिए था, जिसकी जरूरत है, वो अभी एकदम तुरंत जरूरत है। हमने कल अपना एक बड़ा सर्वे करके जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक हमको करीब करीब सभी जगह जहां जहां सोयाबीन होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में, सब जगह बारिश की तुरंत जरूरत है। और अगर ये बारिश, जैसे आप बता रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 दिन में भी बारिश अगर नहीं हुई तो सोयाबीन की जो यील्ड है, जो उत्पादन का है, वो उसको नुकसान होगा और उससे बड़ी चिंता का विषय है। सर, अब तक का जो उत्पादन को लेकर आप लोगों का कोई अनुमान है क्या? प्री एस्टिमेट्स वगैरह आप लोगों ने कुछ दिया है अनुमान कुछ? देखिए, अभी अगर कोई प्री एस्टिमेट लगा रहा है वो गलत काम कर रहा है। अभी हमको मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है। अगर कल पूरे देश में बारिश हो जाए अगले 3 दिन सब जगह पे, तो सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी होने की उम्मीद है, बहुत अच्छी होगी। तो अभी पूर्वानुमान लगाना फसल का थोड़ा गलत है। हाँ, अगर बारिश नहीं होती है तो यील्ड लॉस होगा, कितना होगा वो भी मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक सामने स्थिति नहीं आ जाए, ये बड़ा क्रूशियल महीना है। देखिए, फसल जो है अभी पॉट फिलिंग स्टेज पे है या पॉट फॉर्मेशन स्टेज पे है, और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज पे होगी। ये तीनों ही स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिफरेंट स्टेज पे फसल अभी है। तो बारिश अभी कब होती है, कितनी होती है, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ।
लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो नुकसान डेफिनेटली होगा। कितने परसेंट होगा उसका अनुमान मैं अभी नहीं लगा सकता, थोड़ा टाइम दीजिए उसके लिए। पाठक साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। आर के जेनामनी साहब हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं आईएमडी से। शुक्रिया सर। सर, अभी पाठक साहब से बात हो रही थी, सोपा के ईडी है, वो कह रहे थे कि बारिश की सख्त जरूरत है। अगर एक हफ्ते के अंदर बारिश नहीं हुई तो यील्ड को लेकर काफी चिंता है। क्या लग रहा है सर, क्या अनुमान है सितंबर के महीने को लेकर? अगस्त में तो काफी डेफिसिट थी, सितंबर को लेकर आप लोग का क्या अनुमान है सर? नहीं, देखिए सितंबर का जो आउटलुक है वो तो 31 को हमारा दे रहे हैं, जो रूटीन प्रेस में जाता है। तो वो 31 को पता चलेगा कि सितंबर का जो आउटलुक है और एल निनो का क्या इम्पैक्ट रहेगा सितंबर में। बट आप जैसे बताया कि जो अगस्त का महीना रेनफॉल है वो काफी लो है। वो तो ऑलरेडी हम लोग स्टार्टेड टेलिंग की कितना डेफिशिएंट है और एरिया कौन सा डेफिशिएंट है। मेनली जो मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो वेस्टर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है, सो that has been very highly rainfall deficient we got in August, and it is minus 33%, which is the lowest in 123 years, from 1901 to 2023 actually. तो जो 16 सेंटीमीटर हुआ देश में और एक्चुअल नॉर्मल 24 सेंटीमीटर है, डेफिशिएंट -33 है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ है वो कर्नाटक है और केरला है, और उसके साथ साथ तेलंगाना एंड देन रायलसीमा और महाराष्ट्र का जैसे मराठवाड़ा -71%, ये सब -60 और बिलो है। और गुजरात में तो मतलब भी बहुत ही कम बारिश हुआ अगस्त में। तो मध्य प्रदेश में, ईस्ट मध्य प्रदेश ओके है, वेस्ट मध्य प्रदेश में -58% है। उसी के साथ साथ राजस्थान का जो मेनली पश्चिमी राजस्थान कम बारिश हुआ है। तो मतलब लगभग मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन डेफिशिएंट इन द मंथ ऑफ द अगस्त। नाउ कमिंग टू द सितंबर, अभी जो लेटेस्ट आउटलुक है, अभी जो सबड्यूड रेनफॉल है वो तो सर है अप टू सेकेंड ऑफ सितंबर चलेगा। बट फ्रॉम 3rd of the September, there are chances that rainfall mainly over East Central India, covering उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पार्ट में रेन होगा। तो धीरे धीरे रिवाइवल होगा, बट सितंबर का जो कंप्लीट आउटलुक है वो आ जाएगा 31 अगस्त। कल कंप्लीट आउटलुक सितंबर का आईएमडी की तरफ से आ जाएगा। लेकिन सर, अगले एक हफ्ते तक राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी, इन 3 राज्यों को लेकर क्या अनुमान है सर? नहीं, छुटपुट बारिश हो सकता है। मैंने जैसे बताया, मेनली जो रेन है हमारा मेनली ईस्ट सेंट्रल में रहेगा या पूर्वोत्तर राज्य में रहेगा, क्योंकि जो मानसून ट्रफ है वो एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए अप टू 3rd सितंबर और अप टू 4th सितंबर चांसेस वेरी लेस। थोड़ा बहुत जो है रायलसीमा, तेलंगाना, ये साउथ ईस्ट पेनिनसुला में हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है, बट मेनली जो रेनफॉल है ईस्ट सेंट्रल इंडिया रहेगा अप टू 4th और 5th सितंबर, क्योंकि मानसून ट्रफ जो है अभी भी वीक है और आज भी रेन कम है। आज रेन जो है बहुत बहुत कम लोकेशन में है। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट हैविंग रेन। शुक्रिया जेनामनी साहब। फिर से आगे आपसे बात होगी कि सितंबर का जब आपका आउटलुक आ जाएगा फिर देखते हैं कि क्या है। लेकिन यही अनुमान लगाया जाएगा कि अगले एक हफ्ते तक भी मॉनसून कमजोर ही नजर आ रहा है। छिटपुट कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहां पर अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी हिस्सों के लिए अभी भी अगले एक हफ्ते तक चिंताजनक बात है। शुक्रिया पाठक साहब, आपने सुना आईएमडी को कि उनको लगता है कि अगले एक हफ्ते तक भी बारिश में कुछ रिकवरी की संभावना कम ही लग रही है। किशोर जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल गोल्ड सिल्वर की रहेगी? जो डेटा है उससे तो लग रहा है कि फेड के रुख में आगे भी नरमी रहेगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो नंबर्स थे वो भी अनुमान से कमजोर थे, और जो जॉब पोस्टिंग्स जो दिख रही है, नए जॉब ओपनिंग्स वगैरह, उसके डेटा भी कमजोर है। हालांकि नॉन फार्म पेरोल के डेटा का इंतजार है फ्राइडे को। उससे पहले क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? विश्वमोहन, आई थिंक जैसा आपने बताया कि यहाँ पे प्राइमरीली जो डेटा है थोड़ा सा नरमी का इशारा कर रहा है, और उसी बेसिस पे मार्केट थोड़ा बहुत जो है फेड का रवैया को लेकर की जो हॉकिश स्टेटमेंट्स आया था उसको थोड़ा डिस्काउंट कर चुके हैं। सो फिलहाल के लिए दोनों गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म का अपसाइड मोमेंटम जारी रहना चाहिए। गोल्ड में 58,800 अच्छा लेवल लगता है मुझे बाइंग करने के लिए। 58,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 59,200 का स्टॉप टारगेट हो सकता है। सिल्वर में अगेन 75,800 का जो लेवल्स है वो बेहतर लगता है बाइंग करने के लिए। 75,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट आप रख सकते हैं 76,800 और इवन 77,000 तक भी। 6,800 के टारगेट के लिए चांदी दिसंबर का वादा खरीद सकते हैं, और 59,200 के टारगेट के लिए गोल्ड अक्टूबर का वादा आप खरीद सकते हैं। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज?
विश्वमोहन जी, मुझे भी लग रहा है कि यील्ड में गिरावट यहाँ पे आ रही है और डॉलर इंडेक्स में एक पॉज यहाँ पे आया था और आज भी कंटिन्यू होना चाहिए। 3 डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीडीपी यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव होके आने की यहाँ पे उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से मिक्स व्यू रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो बायस है वो अपसाइड का होना चाहिए गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। तो यहाँ पे 59,300 के करीब गोल्ड में मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। ज्यादा लंबा टारगेट नहीं है, 59,450 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 59,275 के करीब का, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि बाइंग जो है वो थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। एक करेक्शन पे 74,300 के करीब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 74,900 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 74,050 का। ओके, यानी जो अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सब गोल्ड के लिए सपोर्टिव है, उससे यील्ड और डॉलर में भी नरमी आई है। धर्मेश जी, आप भी सहमत है? आपको भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर खरीद लें आज? डेफिनेटली मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे भी लगता है कि मार्केट में यहाँ से छोटी अवधि के लिए मार्केट थोड़ी सी फर्म हो सकती है। टेक्निकली देखें तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1900 से लेके 2000 का दायरा है। $100 के दायरे में कंटिन्यूसली लास्ट 6 महीने से मार्केट ट्रेड हो रहा है। निचले स्तर पर काफी अच्छी बाइंग आ रही है और मार्केट काफी अच्छा स्पाइक कर रहा है। जो फंडामेंटली अब देखिए लॉन्ग रन के लिए तो डेफिनेटली गोल्ड काफी बुलिश रहेगा, क्योंकि जब यील्ड कब नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर पीक आउट हो जाता है 2023 या 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि जब मार्केट नीचे आएगा इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट स्पेशली सोने और चांदी में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं करंट लेवल से भी बाइंग की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट 59,500 तक के टारगेट के लिए आप इंट्राडे या 1 या 2 दिन के ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। पोजिशनली 60,000 लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $2,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं बाय की सलाह दूंगा सोने में। ओके, सोने में खरीदारी की सलाह। अब सोमानी जी, आप भी सहमत है? आपको भी गोल्ड सिल्वर में बाइंग के ही ये मौके दिख रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं डॉलर इंडेक्स बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और मैंने देखा कि डॉलर इंडेक्स 104.50 से लेके सीधा 103.60 तक नीचे आया है। 1% का नीचे इसमें गिरावट दिखी है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सपोर्टिव रहता है सिल्वर को। गोल्ड तो थोड़ा बहुत बुलिश है, लेकिन मुझे लगता है सिल्वर इसमें ज्यादा बुलिश है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर का अगर 75,820 के आसपास अगर इंट्राडे डिप मिलता है तो एक बढ़िया मौका रहेगा खरीदारी करने का। 77,000 के ऊपर का इसमें लक्ष्य दिखा जा सकता है और 75,300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 58,200 59,200 220 के आसपास अगर गोल्ड इंट्राडे डिप लेता है तो एक बाइंग का मौका मिलेगा। 59,550 का इसमें हमें टारगेट देखना चाहिए। गोल्ड में एक शॉर्ट मूव लगता है, लेकिन सिल्वर में 1000 से 1200 रुपए का मूव मुझे शाम तक समझ में आता है आज। यानी जो ये बैड नंबर्स गुड नंबर्स बन रहे हैं गोल्ड के लिए, लेकिन क्रूड को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। एक तो हरिकेन वाली खबर और दूसरा जो स्टॉक के जो पिछले हफ्ते के नंबर एपीआई के नंबर्स थे वो भी कम होने की खबर है, इससे भी क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको कच्चे तेल में यहाँ से किस तरह की चाल रहेगी? आई थिंक विश्वमोहन, यहाँ पे भी दो चीजें। वन इज दैट यूएस का इन्वेंट्रीज का ड्रॉ डाउन, स्पेशली एपीआई का डेटा देखे तो करीब 11.5 मिलियन बैरल्स का ड्रॉ डाउन देखा था, विच इज मच हायर देन एक्सपेक्टेड। सेकंड, जो हरिकेन का जो कंसर्न है, हरिकेन इडालिया का कंसर्न है, उसके वजह से थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन आ सकता है। ये दोनों फैक्टर्स शॉर्ट टर्म में क्रूड को अपसाइड मोमेंटम दे रहे हैं। सितंबर वायदा 6700 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 6860 के आसपास का टारगेट्स के लिए 6620 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट अगेन बिकॉज यहाँ पे हरिकेन का प्रेशर हो सकता है, ऑप्शंस अगेन बेहतर उपाय हो सकता है। 6700 का जो कॉल ऑप्शन है 150 के आसपास मिल रहा है। 100 रुपए 110 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 220 225 के आसपास का टारगेट्स हो सकता है। 6700 का कॉल ऑप्शन सितंबर वायदा। फ्यूचर्स में भी खरीदे और कॉल आपके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। 6,700 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं। 220 के टारगेट के लिए प्रीमियम 150 के आसपास का चल रहा है। वंदना जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? क्रूड ऑयल में मुझे भी लग रहा है कि एक तो जीडीपी का पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। इटालिया का भी लैंडफॉल इस वीक में होना है, तो वो भी एक अपसाइड दे रहा है यहाँ पे। और शाम के समय में मुझे लग रहा है कि मूव यहाँ पे तेज हो सकती है, तो 6740 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 6800 तक इजीली मार्केट यहाँ पे जा सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 6710 का। थोड़ा शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे विश्वमोहन जी की 6880 तक भी प्राइसेस आ सकते हैं करंट रैली में। ओके, सोमानी जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? मुझे थोड़ा रेंज बाउंड लगता है सर आज और कल के लिए। प्रोबेबली मुझे लगता है 6618 डाउनसाइड और 6820 अपसाइड लगता है मुझे। अगर थोड़ा ऊपर अभी मिडवे है, 6750 का रेट चल रहा है, थोड़ा अगर 6810 के आसपास अगर जाता है तो इंट्राडे वहां पे शॉर्ट सेलिंग बन सकती है।
या फिर अराउंड 6710 के पास नीचे अगर आता है तो वहां पे इंट्राडे के हिसाब से बाइंग बनता है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज मुझे ज्यादा नजर आती है। यानी दोनों तरफ के ट्रेड बन रहे हैं, या तो ऊपर में बेचे या नीचे की तरफ बाई करे, ऐसा सोमानी जी को लगता है। धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल में मुझे काफी फॉर्मनेस लग रहा है। काफी दिनों बाद मार्केट $80 के ऊपर ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से इससे काफी सपोर्ट है। अगर आप देखें आगे के महीने ठंडी के महीने रहेंगे और डेफिनेटली यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल सकता है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6740 के लेवल पे आप बाय करके चल सकते हैं, अपसाइड 6850 तक के टारगेट के लिए। पोजिशनली मुझे WTI $85 लग रहा है, और अप्रोक्सीमेटली अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 7000 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी बाई कॉल है। 6740 पे खरीदे, 6850 के टारगेट के लिए। इसमें आज ठीक ठाक तेजी दिख रही, 222 के आसपास है, 1.25% ऊपर है। किशोर सर, क्या लग रहा है आपको, नेचुरल गैस की तेजी और बढ़ेगी क्या यहाँ से? नेचुरल गैस में मुझे बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं लगता है तेजी। प्रॉब्ली थोड़ा हायर लेवल पे 225 के आसपास मैं इसमें बिकवाली का सलाह दूंगा। 217 का टारगेट हो सकता है, 230 का स्टॉप लॉस। अगर अगेन यहाँ पे 220 का पुट ऑप्शन है, अगेन वो 12 रुपए में अवेलेबल है सितंबर वायदा। आई थिंक वो एक खरीदारी करके चल सकता है। टारगेट 17-18 रुपए के आसपास चल सकता है। दैट्स अ लो रिस्क ट्रेड है 220 का पुट ऑप्शन। तो पुट खरीदने की सलाह है। 220 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 12 रुपए के आसपास, टारगेट 17 का यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में आज दायरे में ही कारोबार हो रहा है। जिंक 218 के आसपास, कॉपर 736 रुपए के ऊपर। एल्युमिनियम में हल्की तेजी है, 0.25% की, 199 रुपए 50 पैसे। वंदना जी, बेस मेटल्स में किस तरह की चाल आपको दिख रही है और क्या पसंद है आपको? विश्वान जी एकदम रेंज में है। यहाँ पे चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कॉल को बचाना, इतनी बात तो है। यहाँ पे जिंक, मुझे लग रहा है कि जिंक एक पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पे आ सकता है। 218 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करूंगी। 220 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 217 रुपए का लगा के चल सकते हैं। तो 220-21 का जो मूव है वो जिंक में आता हुआ हम देख सकते हैं। ओके, धर्मेश जी, आपकी कॉल क्या है बेस मेटल्स में आज? मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। मुझे लगता है कॉपर काफी स्थिर बना चुका है, कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। तो यहाँ से एक अप मूव काफी एंटीसिपेट है। अगर आप लास्ट एक साल का डेटा निकाल के देखें तो 820 से 700 के मार्केट में रेंज में चल रहा है, और यहाँ से मार्केट काफी सपोर्टिव ले रहा है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 740 तक के टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली ये 750 से 760 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है, तो मैं कॉपर की तरफ बाय की बेट करूँ। ओके, यानी गिरावट की संभावना कम है। 740 पहला टारगेट, फिर 750 और 760 रुपए के टारगेट है पोजिशनल बायर्स के लिए। सोमानी जी, आपकी टॉपिक क्या होगी? कोई एक काउंटर चुनना हो मेटल्स में तो? जी बिल्कुल, धर्मेश जी के साथ जाना चाहूंगा सर। 735-36 के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो एक बढ़िया बेट रहेगा बाय करने के हिसाब से। इंट्राडे में 771 तक 741 तक इसमें जाने की प्रबल संभावना है मुझे लगती है, और 731-50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, किशोर सर, आपको क्या पसंद आ रहा है मेटल्स में आज? मुझे भी कॉपर ही अच्छा लग रहा है। अगेन 729 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 740 के आसपास का टारगेट हो सकता है। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री में हल्दी कल 6% के लोअर सर्किट पे बंद हुई और आज भी कमजोरी है। सोमानी जी, क्या व्यू क्या है आपका मसालों पर? जी बिल्कुल सर, बेसिस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्पॉट टू फ्यूचर करीब करीब 1800 से 2000 हो गया था। जब ये 2 दिनों में 6% के सर्किट लगे तो ये जो डिफरेंस है काफी श्रिंक हो गया है। मुझे लगता है स्पॉट और फ्यूचर इन लाइन आ चुके हैं, और मुझे लगता है 14000 की हल्दी लेने में कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। दोबारा ये 14800 15200 के आसपास अपसाइड इसमें देखा जा सकता है। 13500 से नीचे अभी मुझे जाती हुई नजर नहीं आती है। हल्दी मुझे लगता है कि 14100 14150 के आसपास बाय करनी चाहिए। ओके, हालांकि लोअर लेवल से फिर से खरीदारी भी आ रही है। जो शुरुआती गिरावट थी वो गायब होती दिख रही है। वन्ना जी, मसालों पर आपका व्यू, आप क्या पसंद कर रही है मसालों में आज? मसाले में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धनिया में एक स्टेबिलिटी के साथ अपसाइड आ सकता है। तो इसमें सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में करीब 6985 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। मुझे लग रहा है प्राइसेस 7000 से ऊपर आ सकता है। तो 7200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6850 का। ओके, अब ग्वारसीड ग्वारगम आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है। सोमानी जी, क्या हो रहा है ग्वारसीड ग्वारगम? स्थिति तो काफी खराब है, क्या तेजी की पोजीशन ही बनाए दोनों ही काउंटर में? जी बिल्कुल, मौसम को लेकर ही इसमें तेजी बनी है। हाल फिलहाल तो अभी मुझे लगता है 6150 की ग्वार कभी भी लेने में कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 12700 का गम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपसाइड भी थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट है। मुझे लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी 6300 में ग्वार में निकलते रहना चाहिए, और मुझे लगता है 13100 के आसपास गम में भी निकलना चाहिए। ग्वारगम का आपका टारगेट क्या है वंदना जी?
ग्वारगा में मुझे लग रहा है कि बाइंग कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे 12,900 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 13,150 का टारगेट होगा मेरा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 12,800 का लगाना होगा। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, सोमानी जी आपका, धर्मेश जी, किशोर सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद